नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। ताजा रिपोर्ट यह है कि उत्तर प्रदेश में 37,000 लाउड स्पीकर उतार दिए गए। लगभग 50,000 लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है। ये लाउड स्पीकर का जब आविष्कार हुआ, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि आवाज को दूर तक पहुंचाया जाए और दूसरा आवाज को स्पष्ट किया जाए। लेकिन यही लाउड स्पीकर दंगा, फसाद, विवाद, संघर्ष से ज्यादा प्रदूषण के कारण बन गए। समय समय पर इस पर सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, हमारे संसद सबने चिंता जताई, लेकिन बात बनी नहीं और समस्याएं बढ़ती गई। अभी जो ताजा रिपोर्ट आई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश भी ध्वनि प्रदूषण वाले राज्यों में प्रमुख है और यहां का मुरादाबाद तो सबसे ज्यादा चर्चित है। ये शोर कितना घातक है और आज देखने को मिला कितना अच्छा पुरसुकून में आज पहली बार अलविदा की नमाज अदा की गई। न लाउड स्पीकर का शोर, न यातायात का टेंशन, न कोई आपाधापी और शांति के साथ दुआ भी की गई। सवाल ये उठता है, क्या यूपी में नया दम शोर हो गया है कम? आज इसी पर चर्चा करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो लाउड स्पीकर बंद हो गए, आवाज कम हो गई है, उसका हमारे शारीरिक और मानसिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ा है और पड़ने वाला है। कौन सा वो सुखद दिन अब आने वाला है। और इस चर्चा में मेरे साथ है कान नाक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र लाल चंदानी। डॉक्टर चंदानी एक जाने माने चिकित्सक है, बड़ी चिंता करते रहते हैं, कहते रहते। मुझे याद है कई बार मैंने बुलाया और ध्वनि प्रदूषण को लेकर के बड़े चिंतित दिखाई दिए। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। आज तो आपको भी बड़ा सुकून हो रहा होगा जब आपने ये देखा कि लाउड स्पीकर का शोर हो गया कम, यूपी में आ गया नया दम। नमस्कार जेएमडी के सभी दर्शकों को। ये बहुत ही सुखद अनुभव है। पिछले 70 साल से जब से लाउड स्पीकर की विध्वंसता मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, साइकोलॉजिकल कारण से और लाइफ में इसका जो इम्पैक्ट नॉइस का बीमारियों के रूप में पड़ रहा था, और उसमें हम लोग इलस्ट्रेशन हमेशा लाउड स्पीकर का ही देते रहते थे कि लाउड स्पीकर की आवाज़ 180 डेसिबल तक भी जा सकती है, जो कि हमारे कान, हमारे दिमाग, हमारी साइकोलॉजी, हमारे हार्ट, हमारे मानसिक तनाव का कारण होती है। ये सच है कि एक अभूतपूर्व घटना हुई है उत्तर प्रदेश में। वाकई में ऐसे लगता है कि जिस तरीके से समाज के सभी वर्गों ने एकदम से, क्या एक विस्मित करने वाली बात हुई कि सरकार तो आदेश पहले भी बहुत देती रही कि लाउड स्पीकर की ध्वनि कम करिए, और कोर्ट के आदेशों ने जब भी इस बात को सरकार के संज्ञान में लिया, हम लोग तो हमेशा ही कहते रहते थे चिकित्सक कि भाई ये आवाज़ जानलेवा हो जाएगी एक दिन। और ऐसे कई शहर हिंदुस्तान में आके खड़े हो गए जो कि परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा तेज आवाज से
लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये बड़ा सुखद है कि एकदम से यूपी में क्या हुआ कि लोगों ने, समाज के सभी वर्गों ने इसको स्वीकारा। लगता है कि यही असली गंगा जमनी संस्कृति है, जिसमें कि हम लोग विभिन्न धर्मों के लोगों ने लाउड स्पीकर जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक यंत्र को एक चीफ मिनिस्टर की अपील पे दरकिनार कर दिया। हालांकि उन्होंने सबसे पहले अपना एग्जाम्पल पेश किया जनता सामने कि गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर में उन्होंने लाउड स्पीकर हटवा दिए। और यही क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होती है कि हमारे यहाँ पे मैं बधाई देना चाहूँगा समाज के सभी वर्गों को, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जिन्होंने अपने ईद को इतने खूबसूरत अंदाज में लाउड स्पीकर के शोर के बिना बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। ऐसे हर समाज के लोगों को एक मेल मिलाप का एहसास हुआ है। और सडनली एक सिंबॉलिक शोर होता था। शोर के तो बहुत सारे कारण हैं, ट्रैफिक का शोर है, रेलवे का हॉर्न शोर करता है, बहुत सारे कारण हैं, म्यूजिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ये सारे शोर पैदा करते थे। लेकिन लाउड स्पीकर को हम लोग एग्जाम्प्लीफाई करते थे कि भाई ये शोर देखिए मीलों तक दूर जाता है, और अगर हम इसके ऊपर अखंड रामायण करते रहेंगे, लंबी लंबी नमाज और उसके बाद की तकरीरें करते रहेंगे, तो ये शोर जो है हम लोग को हर तरीके से क्षति पहुंचाएगा। तो समाज का हर वर्ग जो है बधाई का पात्र है। और इस तरीके का एक पीसफुल फीलिंग लाउड स्पीकर के बंद हो जाने से आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक महसूस कर रहा है। हम डॉक्टर लोग तो जरूरत से ज्यादा खुश हैं, खासकर ईएनटी के डॉक्टर जो ध्वनि के ज्यादा तेज होने के साइड इफेक्ट्स को हर मंच पे लोगों को बताते आए हैं। और इसके लिए फाइट आउट किया है कि कोर्ट में किया है, बाहर किया है, समाज में किया, हर फोरम पे किया है, और आज इसकी बहुत ही एक अच्छी अनुभूति हो रही है। ठीक, डॉक्टर साहब आप एज चिकित्सक, वैसे तो आपने बहुत अच्छे ढंग से बात की कि जिस तरीके से एकदम लाउड स्पीकर बंद हो गए, तो इसका कोई प्रभाव आपको प्रथम दृष्टया दिखाई दिया या अभी भविष्य में बहुत अच्छा दिखाई देगा? देखिए, जो इमीडिएट बेनिफिट है, हाँ, तेज साउंड का एक बहुत बड़ा सोर्स लोगों ने जो सबसे खूबसूरत बात है कि लोगों ने आपसी खुशी से, रजामंदी से, रिलीजन जैसे सेंसिटिव इशू में इसके इस्तेमाल को लेके जिस तरीके से बंद किया है, तो सबसे पहले जो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है समाज के हर वर्ग को, वो ये होता है मेंटल और इनर पीस। कि हमारे समाज में धर्म के नाम पे सदियों से एक विवाद रहा है, हमेशा उसमें संघर्ष रहे हैं, शोर रहा है, और आज लाउड स्पीकर के बंद करने को सर्वसम्मति से लिया गया। सबसे बड़ा ये इंसान को एक साइकोलॉजिकल रिलीफ, एक सेंस ऑफ पीसफुलनेस, इतना ज्यादा मन से हमको सडनली लगता है कि वी हैव अराइव्ड। सडनली हमने ये रियलाइज किया कि ये कितनी पीसफुल स्थिति बन गई है। तो मन में ये भावना आ जाना कई बीमारियों को कम करती है। जैसे ही आपके नर्व एंडिंग्स जो है, ब्रेन है, वो पीसफुल स्टेट में पहुंच जाता है, और समाज में सडनली आपको लगता है कि रिलीजन को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी छोटी छोटी बातों में, एक लगता है कि एक नया रास्ता खुल गया। हम हर समस्या का निदान आपसी समझदारी से कर सकते हैं। इस चीज का एहसास एक आम सिटीजन को साइकोलॉजिकली, पहला जो इमीडिएट रिलीफ है, साइकोलॉजिकली फुल पीस की फुलफिलनेस। ठीक बात। लेकिन डॉक्टर साहब जरा थोड़ा सा हमको ये बताइए कि जो अब तक की बहुत सी ताज़ा रिपोर्ट्स आती रही हैं और आप लोग के संज्ञान में भी आती रही हैं,
उनके आधार पर ये ध्वनि प्रदूषण या लाउड स्पीकर हमारे लिए कितना घातक बन गया था। वो कौन सी सबसे ज्यादा बीमारी थी जो हमारे ऊपर अटैक करने लगी थी और हम परेशान हो गए थे? जो हम लोग ने डिफरेंट टाइम पे स्टडी की है, जी, जी। आवाज को हमेशा डेसिबल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में नापा गया है और उसके तमाम एक्सपेरिमेंट डिकेड से हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट इंसान के सेहत के ऊपर किया है। और आपको ये जान करके आश्चर्य हो गया कि जब इनमें डिफरेंट पॉपुलेशन की स्टडी की गई तो सरप्राइजिंगली जहाँ पे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का जो कॉन्फ्लुएंस एरिया होता था, जहाँ पे वो जुड़ते थे, ऐसे एरिया में लोग सेहत के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग थे जो जीटी रोड के हाईवे है उसके किनारे रहते हैं, रात भर उनका वाहन का शोर था जिससे निद्रा करना आना, तनाव रहना, सुसाइडल टेंडेंसी तक हो जाती थी इन दोनों क्षेत्र में। और जो इस तरीके के एरिया में जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है दो रिलीजन का, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, माइक्रोफोन्स को लेकर के कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुई है मंदिर मस्जिदों में, तो इस एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, उसको हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाना, उनको डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ना, क्योंकि वो हमेशा दो समुदाय के तनाव वाले क्षेत्रों में रहते थे। और लाउड स्पीकर जो था, तेज आवाज, उस ध्वनि की तेज आवाज उस टेंशन को और ज्यादा एग्रीवेट करती थी। इससे जैसे लोगों में एग्रेशन, कानपुर का आदमी आसपास, वैसे हिंदुस्तान का आदमी देखिए शहरों में इतना शोर होता है कि वो हमेशा ऊंची आवाज में बोलेगा और जब वो ऊंची आवाज में बोलेगा तो उसके अंदर एक एंगर भरा होता है, वो एंग्री यंग मैन हो जाता है। और बुजुर्ग लोग भी ऊंची ऊंची आवाज से बात करते हैं और उस आवाज से बात करने से हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाना और यहाँ तक कि खून खराबा हो जाना, ये सब तेज आवाज के साइड इफेक्ट्स रहे हैं, नोटेड है, रिसर्च में आए हैं। और हम लोग की ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ पे शोर के ज्यादा इलाज जगह है वहां पे आदमी तनावग्रस्त होता है और तनाव जो है हर बीमारी की जड़ है। बिल्कुल। तो ये देखा है कि जैसे ही लाउड स्पीकर हटे इमीडिएटली लोगों को मन जो है शांति में चला गया और कई लोगों के अब डिटेल डेटा स्टडी होंगे और आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में इसमें रिसर्च होगा कि जैसे ही लाउड स्पीकर हटे ऐसे क्षेत्रों में जहां वो तेजी से चलते थे और लोगों को डिस्टर्ब करते थे, पढ़ाई लिखाई में बच्चों की, लोगों के रोजमर्रा के काम में, वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन और इरिटेटिंग फैक्टर की तरह काम करते थे। और आपको जान करके आश्चर्य हो गया और मैं भी बहुत श्योर हूँ कि आने वाले दिनों में जब रिसर्च इस पे होगी तो बहुत सारी बीमारियां जिसका मैंने अभी उल्लेख किया कि ब्लड प्रेशर में कमी, डायबिटीज में कहीं, सुसाइडल टेंडेंसीज में कमी, लोगों के व्यवहार में कमी, पीसफुली, जैसे एटमॉस्फेयर पीसफुल है तो आदमी बोलेगा भी धीरे से, लोग एक दूसरे की समझ बढ़ेगी, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, उनका ईज ऑफ लाइफ हो जाएगा, उनका जीवन आसान हो जाएगा। ठीक बात है। ये लॉन्ग टर्म पे हम देख रहे हैं कि इसके ये प्रभाव आएंगे और इसको आने वाले दिनों में रिसर्चर्स आई एम श्योर कि प्रूव करेंगे जो आज मैं कह रहा हूँ उस बात को। डॉक्टर साहब, आज आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने परिवार को लेकर के, परिवार में जो तेज आवाज से लोग बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, जरा जरा सी बात में मुंह भाव सिकोड़ करके बात करने लगते हैं और सामान्यतः अपनी बात को कहने के लिए बड़ी तेज आवाज में बोल जाते हैं, क्या ये भी समस्याओं रोग का कारण बनता जा रहा है? जी, घरेलू हिंसा बढ़ी है तेज आवाज की वजह से जी। और घरेलू तेज आवाज के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे घर में लगातार टीवी का चलता रहना, घर का एक सदस्य है बुजुर्ग, वो 24 घंटे टीवी के सामने खड़ा रहता है, अब उनका सुनना भी थोड़ा कम हो चुका मान लीजिए, तो वो तेज आवाज में टीवी चलाते हैं, लिहाजा घर में काम करने वाले और सब बच्चे
स्टडी नहीं कर पाते, घर में महिलाएं काम करने में डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण जो होता है लाउड टीवी चलना, इसके अलावा एयर कंडीशनिंग की आवाज़, ट्यूबलाइट्स साउंड पैदा करती हैं, वॉशिंग मशीन्स, आपकी मिक्सर ग्राइंडर्स, ये इतनी तेज आवाज करते हैं कि जिस समय ये चलते हैं, अगर घर में चटनी बन रही है तो घर में बात करना मुश्किल हो जाता है किचन के पास। तो ये सारे कांस्टेंट सोर्स ऑफ साउंड है। और लोगों को जब हम सेंसिटाइज हुए हैं लाउड स्पीकर के मसले को लेके, लेकिन मेरा एज ए डॉक्टर ये कहना है कि सिर्फ लाउड स्पीकर पे ना फोकस करिए। वो तो एक इतनी खूबसूरत पहल समाज ने कर दी है, अब उसको आगे बढ़ाने का भी है। अपने घरों में भी शांति लाइए। आप देखेंगे कि घर में अगर आप शोर को कम कर देते हैं, धीरे बोलते हैं, तो घर में लोगों का आपसी प्यार भी बना रहता है। बच्चे बड़ों की बात सुनते हैं, वरना हर आदमी एक दूसरे को मानो खाने जा रहा हो, तना हुआ रहता है। सही बात है। तो घर के आंतरिक शोर को बंद करिए, घर में खुशी का वातावरण आएगा। ऐसे घर जहाँ पे शोर कम होता है, बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ऐसे घर की आर्थिक क्षमता बढ़ जाती है और वो गरीबी रेखा से दूर होते हैं। जहाँ घर में ही ऊंची आवाज का वातावरण है, वहां पे लोगों का वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में एक्टिवेट नहीं हो, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो शोर से जो सबसे बड़ा हम लोग को एक डिसएडवांटेज होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये हमारी मेमोरी को खराब करता है, और मेमोरी अगर कम होगी तो बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। औरतें झगड़ा करने लगती हैं घरों में, जिनके घर में 24 घंटे टीवी पे चलता रहता है। बच्चे फोकस नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो हमें इसको भी ध्यान देना है कि बाहर का शोर तो आज लाउड स्पीकर के कम होने से कम हो गया, लेकिन घर के अंदर का शोर भी तो कम होना चाहिए, ताकि घर में खुश रहे लोग। तो ये जो घर का शोर खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, जरा इस पर भी तो हमारे परिवारजनों को टिप्स दे दीजिए डॉक्टर साहब। सबसे पहले कि आपस में बातचीत करते समय सोच समझ के बोले और धीरे बोले। हाँ। एक एवरेज जो हम भाषा बोलते हैं वो 30 to 40 डेसिबल तक की होती है। इनफैक्ट विदेशों में 20 डेसिबल के आसपास लोग बोलते हैं, और हिंदुस्तान में हम 30 से 40। और जहाँ पे शोर का वातावरण होता है वहाँ हमारी आवाज 60 और 70 तक पहुँच जाती है। तो जैसे ही आवाज 30-40 डेसिबल के ऊपर पहुंचेगी, व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, इरिटेशन होगा, झुंझलाहट से भाषा का संयम खो जाता है और रिश्तों में खटास आ सकती है। तो घर में धीरे बोलिए, संयमित बोलिए, और अगर आप ऐसा रखेंगे तो घर में आनंद का वातावरण होगा, और हर जना घर में खुशी खुशी आएगा लौट के, और काम पे भी खुशी खुशी जाएगा। ऐसे बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। दूसरा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सर्विस कराते रहिए, ताकि उनमें तेज आवाज ना हो। घर के अंदर प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक के जितना भी सामान लगा है, आप सबका एक्सपीरियंस होगा कि वो एक हमिंग साउंड उसमें आती रहती है और वो इरिटेट करती रहती है, पर हम लोग उसको रिपेयर नहीं करवाते, और हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये जो आवाज़ आ रही है हमारे ट्यूबलाइट से, मिक्सर ग्राइंडर से, या एसी के नॉइस आ रही है, हम उसकी सर्विस नहीं कराते रेगुलर बेसिस पे, जिससे शोर बना रहता है। तो इस शोर को कम करना चाहिए, और जो भी घर का इंटीरियर करवाएं उसमें साउंड प्रूफिंग का थोड़ा सा अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे फॉल सीलिंग्स में टाइल लगती है, उनमें आजकल साउंड प्रूफिंग की टाइल्स आती हैं। घरों में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम कराया जाता है, उसको इंटीरियर को खूबसूरत करने के लिए, वो भी हाई साउंड को एब्जॉर्ब करता है। घरों में जो शीशे लगवाएं वो ऑर्डिनरी शीशे न करवाएं, प्रिफरेबली अगर अफोर्ड कर सकते हो तो टफिन ग्लास करा लगाएं। टफिन ग्लास जो होता है 60% साउंड को प्रोटेक्ट करता है। तो छोटे छोटे से ऐसे वो करिए। और सबसे मैं जो हमेशा कहता हूँ,
धीरे बोलिए, चिल्ला के न बोलिए, सोच समझ के बोलिए। बहुत सही बात आपने, आज आपने बहुत ये जो नया टॉपिक इससे जुड़ गया, इससे तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर साहब जरा ये भी हमको समझाइए, जो आपने कहा कि इतने डेसिबल होना चाहिए, इसकी जो है माप यंत्र क्या है, कैसे नापा जाता है ये? सबसे आसान माप यंत्र आपकी जेब में हमेशा रहता है। जी, लोगों को मालूम है, जो जानकार लोग हैं वो तो जानते ही हैं, पर अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाके एक ऐप होता है जो फ्री डाउनलोड होता है। अच्छा, उसको बोलते साउंड मीटर। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उनमें किसी को 5 स्टार रेटिंग है, किसी को 3 स्टार। आप जो अच्छे स्टार रेटिंग वाले हैं और वो फ्री ऐप है, उसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लीजिए जी। और आप कैसे जानेंगे कि आपके घर में तेज आवाज है और मुझे कम करना है? तो जब आपने इसको अपने ऐप में डाउनलोड कर लिया, अगर आप टीवी के सामने बैठे हैं, 20-30 डेसिबल तक की आवाज काफी होती है। अगर कुछ लोग, क्योंकि अब हमारे कान धीरे धीरे से वातावरण प्रदूषण की वजह से ऊंची कान आवाज को सुनने के आदी हो गए हैं, तो मैक्सिमम 40 डेसिबल तक का इसको देखिए। तो वो साउंड मीटर ऐप को खोलिए, उसको खोलते साथ ही एक मीटर में एक सुई होती है, वो घूमने लगती है और वो बता देती है कि कितने डेसिबल की आवाज आपके कमरे में है और कौन से किस यंत्र में आवाज ऐसी हो रही है जो आपके कान और दिमाग के लिए हानिकारक है। तो आप जैसे ही उसको ऑन करेंगे, ऐप को खोलेंगे, तो टीवी की साउंड कितनी है, तो आपको मालूम है कि टीवी मुझे मिनिमम किस आवाज पे रखना है जिससे तेज ना हो। तेज की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है टीवी के बारे में, कि टीवी इतना तेज हो कि दूसरे को अपना काम करने में डिस्टर्ब ना हो। ऐसे ही अगर मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, तो आप उसके बगल में वो ले जाइए, 1 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाइए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो 120 डेसिबल तक की आवाज पैदा कर रहा है। एयर कंडीशनिंग 70, 80, 90 तक की आवाज कॉन्स्टेंटली हमिंग साउंड कर रहा है। और ये कूलर है जी, कूलर। ये इनको तुरंत अपने उसको बुलाइए और उसको करिए। आजकल विंडो एसीज इसीलिए धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गए हैं, हालांकि ये सस्ते होते थे और स्टर्डी होते थे, इनमें मेंटेनेंस कम होती है। लोग स्प्लिट यूनिट को लगाने गए हैं, जिसमें मशीन तो बाहर रहती है, अंदर सिर्फ इंडोर होता है, जिसकी वजह से पीसफुल रहता है। तो स्प्लिट एसीज को लगाइए अपने घरों में, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कमर्शियल में तो लोग लगाते ही हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम VRF सिस्टम को लगाइए, VRV सिस्टम को, तो ये जो है आपको बहुत पीसफुल कर देंगे। ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी आप बता रहे थे कि जो ध्वनि प्रदूषण है, तेज आवाज से मानसिक रोग, आपने हार्ट की बात की, आपने डिप्रेशन की बातचीत की, कई बातों किया। ये जो तेज आवाज है, ये कान में भी कोई रोग पैदा करती है, कान को बहरा बना देती है? जी हाँ। सबसे पहला इम्पैक्ट जी तेज आवाज कान पे ही करती है जी, और कान के जरिए दिमाग पे करती है, और दिमाग के जरिए नर्वस तंत्र के द्वारा समस्त शरीर पे करती है। एंट्री का पॉइंट तो कान का है, लेकिन प्रभाव सब पे करती है। तो ये देखा गया है कि 60-70 डेसिबल से ऊंची आवाज हमारे अंदर झुंझलापन, कान में सनसनाहट की आवाज का लगातार, अगर हम 60-70 80 डेसिबल 90 डेसिबल की आवाज तक अगर 20 मिनट तक एक्सपोज रहते हैं, तो हमारे कान में, जैसे मैंने बताया, सनसनाहट, चक्कर और टेम्परेरी डेफनेस आ जाती है। ये डेफनेस में एकदम से कान में सीटी बजेगी और सुनना कम हो जाएगा। जब सुनना कम हो जाएगा और आप उस जगह से उठ करके सन्नाटे की जगह में जाएंगे, तो थोड़ी देर में आपकी आवाज सुनने की क्षमता वापस आ जाएगी, सीटी की आवाज खत्म हो जाएगी, सनसनाहट खत्म हो जाएगी, चक्कर का भी, गिडीनेस की फीलिंग आती है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो हम जान जाते हैं कि ये बहुत तेज आवाज थी, मुझे इससे कम आवाज में अपने आप को एक्सपोज करना है। शादी बारातों में, बैंड बाजों में कान में रुई लगा लेना है मुझे, और मुझे ऐसे डिस्को में नहीं जाना है जो क्लोज इंडोर में
हाई म्यूजिक को प्ले करते हो। वहां पे अगर जाना मजबूरी भी है तो जल्दी से जल्दी बाहर चले जाएं और ईयर प्लग लगाएं। तो इस 80-90 डेसिबल की साउंड कान में टेम्परेरी बहरापन करती, और 100 डेसिबल के ऊपर की आवाज कई बार रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डैमेज, जैसे एक्सप्लोशन की आवाज है, पटाखा बजा बहुत तेजी से कान के पास से, या बहुत ज्यादा देर तक म्यूजिक या अखंड रामायण तेज माइक्रोफोन के बगल में पहुंच जाए, या डिस्कोज में आवाज 140-150 डीसीबी की हाई म्यूजिक प्ले करता है, अगर उसमें आप देर तक एक्सपोज रहेंगे तो आपकी कान की डैमेज परमानेंट भी जा सकती। एक हमारे कान को आवाज से खराब करने का एक बहुत बड़ा यंत्र है मोबाइल फोन। हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन रेडियो फ्रिक्वेंसी साउंड पैदा करता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी की साउंड जो है वो कान को ज्यादा डैमेज करती है। कान के अंदरूनी कान के हेयर सेल होते हैं जो कि आवाज से उत्तेजित होकर के एक्शन पोटेंशियल पैदा करते हैं। इनका डिजेनरेशन होता है तेज आवाज में। तो शुरुआत के दिनों में रिवर्सिबल, लंबे समय तक हाई साउंड का एक्सपोजर रहे तो बहरापन और चक्कर आना, गिर जाना, उल्टी होने लग जाना, ये कान के दुष्प्रभाव हैं जो तेज आवाज की वजह से उत्पन्न होते हैं। और यही आवाज, तेज आवाज जब लगातार, तो वो दिमाग को प्रभावित करती है। और मैंने कहा कि सबसे पहले आपको कंफ्यूजन होगा कि तेज आवाज से आदमी का कान बंद हो जाता, प्रोटेक्टिव एक्शन होता, आवाज तो तेज हो रही है लेकिन हम भाषा को नहीं सुन रहे हैं। कान के माध्यम से ब्रेन कंफ्यूज हो जाता, वो आवाज तो सुन रहा कि कोई बोल रहा है, अगर घर के पास माइक्रोफोन चल रहा हो आप सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। और ये कौन से इनमें मरीज सबसे ज्यादा होते हैं जो आप लोगों के पास आते हैं, या आप ये कहेंगे कि अगर आप में ये लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर साहब की शरण में चले जाइए? मैं समझता हूँ, हालांकि मैं ईएनटी का डॉक्टर हूँ, बहरेपन के मरीज मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कान की बहरेपन के मरीज बढ़े हैं, चक्कर के मरीज बढ़े हैं तेज आवाज की वजह से, और ये जो सनसनाहट टिनाइटस कहते हैं इसके मरीज बढ़े हैं। सीटी के भी मरीज बढ़े हैं। हाँ, टिनाइटस बोलते हैं। टिनाइटस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड है। कान में किसी तरह सीटी की आवाज, घंटे की आवाज, मशीन नुमा आवाज, पानी की आवाज, इस तरह की हवा की रसलिंग, लग रहा कान में हवा भरी जा रही है, फुलनेस का एहसास कि कान कुछ भरा भरा है, तो ये सारी की सारी आवाज के द्वारा होती है। पर हम लोग का जो एक्सपीरियंस है पर्सनल मेरा, कि कान से भी ज्यादा सबसे पहले आवाज प्रभावित करती है ब्रेन को। वहां पे तनाव, टेंशन, एजिटेशन, एग्रेशन और एग्रेशन, यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसीज। हम लोग ने स्टडी किया तो हम लोग ने देखा कि जरीब चौकी के आसपास के क्षेत्र के लोगों में, रहने वाले लोगों में, क्योंकि रात भर उनको ट्रक के ट्रैफिक का, जिन दिनों ट्रक का मूवमेंट, अब तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट उस तरफ भी कुछ करना चाहती है, तो वो देखा गया कि नपुंसकता के मरीज बहुत बढ़ गए, क्योंकि उनका एक तरीके से डिप्रेशन हो जाता था उनको ब्रेन में। तो साइकेट्रिस्ट कि ये नपुंसकता भी 80% कॉज, क्योंकि साइकेट्रिक रीजन होते हैं, उसमें शोर भी एक कारण है। तो ये देखा गया कि तेज शोर का ब्रेन के ऊपर जो फंक्शन होता है, वो सबसे ज्यादा, उससे साइकेट्रिक इलनेस सबसे ज्यादा इंसिडेंस है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे। जी, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र चंदानी से, खास तौर से शोर शराबे की, और बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये भी मानते हैं कि जो तेज आवाज का असर जीव जंतुओं पर भी पड़ता है? बिल्कुल, निसंदेह। इसकी बहुत सारी स्टडीज हैं। नीदरलैंड, हॉलैंड की रिसर्चेस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अक्लेम्ड है, मेडिकल जर्नल, साइंटिफिक जर्नल,
एनिमल और हस्बेंड्री के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनके यहाँ पे, कि अगर दुधारू जानवरों के यहाँ पे म्यूजिक चलाई जाए एम्बियंटली, तो ऐसे जानवरों का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अलग अलग म्यूजिक का अलग अलग सूदिंग एक्शन है उनकी नर्व और ब्रेन्स के ऊपर। अलग अलग म्यूजिक में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होती है। कुछ म्यूजिक उन्होंने अपने यहाँ की वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक, ब्राह्म्स वगैरह जो बहुत ही क्लासिक म्यूजिक को प्ले किया, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो मिल्क प्रोडक्शन होता है क्लासिकल म्यूजिक वाले गानों से होता है। और समस्त म्यूजिक जो है वो उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती थी। लेकिन उन्होंने स्टडी किया विभिन्न वैरायटी ऑफ म्यूजिक को, तो उनका ये सोचना था, और जो रिसर्च के आए इंफॉर्मेशन, तो इस तरीके से सदियों से हम देखते हैं कि सपेरा बीन बजा करके सांप को वश में कर लेता है। हालांकि सुनने से भी ज्यादा वो कंसंट्रेशन को बीन के मूवमेंट से डिस्ट्रैक्ट करके करता है। पर हमारे सामने है कि हम साउंड प्रोड्यूस करके विभिन्न जीव जंतु, सवेरे हम उठते हैं हमें चिड़िया की चहचहाट अच्छी लगती है, हवा की साउंड रसलिंग होती अच्छी होती है। तो ये सब म्यूजिक ऑफ नेचर है। जैसे हवा की एक गति है, उसकी एक आवाज है, ये नेचर का म्यूजिक है। झरने की कलकल छलछल, ये नेचर का म्यूजिक है। ये जानवरों को भी पसंद है, इंसानों को पसंद है, मच्छरों को भी पसंद है, पक्षियों को भी पसंद है। लेकिन तेज आवाज नहीं पसंद है। तेज आवाज किसी को नहीं पसंद है। अगर मान लीजिए जू के सामने को बड़े बड़े माइक लगा दिए जाए कोई मेले के अवसर पर, और खूब तेज आवाज हो, कीर्तन किए जाए, तो हमारी ख्याल से इसका इफेक्ट पड़ेगा। 100% जानवर भी तेज आवाज से विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं शोर की वजह से। आप अगर देखें, शिकारी लोग जंगलों में टाइगर को हाउंड करते थे शोर के साथ, घेराबंदी करके शोर, और वो टाइगर कितना विचलित हो जाता है, वो भागता है, दौड़ता है, घबराता है, उसका एड्रेनलिन पंप काम करने लग जाता है, और उस शोर से वो उत्तेजित हो जाता है, कई दफा मानव जीव जंतुओं पे हमला भी कर देता है। तो जो शोर मचा के हम उसके ऊपर घेरने की कोशिश करते हैं, उसको विचलित करके धकेल, मतलब उसको घबराते हैं हम लोग, तो ये तो शोर का दुष्प्रभाव देखता है हम लोग। हालांकि हम उसका इस्तेमाल टाइगर को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, अपने क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन शोर का उसके ऊपर दुष्प्रभाव रहता है। देखिए डॉक्टर साहब, जरा मुझे ये भी बताइए कि इन पे तेज आवाज, लेकिन जैसे भी आप म्यूजिक की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, तो म्यूजिक जो होता है, जिसे हम लोग कहा करते हैं कि सुबह सुबह हम उठते थे और लाउड स्पीकर से कीर्तन, आरती और नमाज के में दुआएं जो मांगी जाती थी वो हम लोग सुनते थे, गुरबाणी सुनते थे, तो ये सब बातें हमारे मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार करती थी, जिन्हें हम लोग सुमधुर संगीत भी बोलते हैं। क्या अब इससे तो हम लोग वंचित हो जाएंगे? नहीं, देखिए, किसने मना किया है कि माइक्रोफोन का इस्तेमाल अपने धार्मिक आयोजन के लिए ना करें? क्योंकि धर्म जो है, हमारा ब्रेन, हम जिस धर्म में पैदा होते हैं, हमारा ब्रेन कंडीशन हो जाता है उस धर्म के म्यूजिक को, उस धर्म के गीत को, उस धर्म के विचार और तर्कों को सुनने से हमारे मन को शांति मिलती है। पर ये भी तो सोचिए कि माइक्रोफोन की आवाज घर से बाहर, मंदिर से बाहर जा रही है, तो दूसरे धर्म के लोगों को तो विचलित कर रही है। जिस समय हम प्राणियों की सोचने लगेंगे धर्म से हटके, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो चीज जिसका अगर हम माइक्रोफोन का संयम से इस्तेमाल करते, तो आज किसी को एक स्पेशल मूवमेंट या सुप्रीम कोर्ट को आदेश न देना होता, दुनिया भर के
फोरम्स को इस चीज का अपील नहीं और करनी सरकार ने पड़ती भी तो कहा कि ऐसी आवाज होनी चाहिए परिसर तक रहे, और शोर कभी भी कर्णप्रिय नहीं है। कर्णप्रिय। और संगीत भी अगर शोर के रूप में होगा, हाँ। धर्म की बातें भी अगर शोर के रूप में होगी तो वो दिमाग में झुंझलाहट के अलावा कुछ नहीं तो पड़ेगा। आप इसके तो सजेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग घर में सुबह सुबह कीर्तन लगा लें, सुमधुर संगीत लगा लें, धार्मिक लगा लें, तो ये तो बहुत ही हमारे बहुत सारे लोग अगर आप देखें रेडियो में म्यूजिक लगाते हैं। आजकल तो कैरवान है कि सवेरे सवेरे आप अपनी पसंदीदा म्यूजिक, अधिकतर लोग उसमें धार्मिक गीतों को सुनते हैं अपने अपने धर्म के, तो वो सुनते हैं। उस पे आज तक किसी ने आपत्ति की। घर का माहौल शुद्ध रहता है। यहाँ तक कि अस्पतालों में भी विभिन्न धर्मों के गीतों को घंटे आधे घंटे के लिए सब उठते समय या शाम को सुनाया जाता है। तो उन गीतों से मन को शांति होती है और हीलिंग बढ़ती है। लेकिन उसकी आवाज अगर इतनी तेज हो गई कि वो माइक्रोफोन या म्यूजिक जो हमने अस्पताल में या घर में लगा रखा था एक आनंद के लिए, वो मीलों दूर जा करके सारी जनता को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को, इंसानों को प्रताड़ित कर रही वो तेज आवाज। तो मुद्दा बस यही था। डॉक्टरों का भी, नीति विधि की रचना करने वालों का भी, कॉन्स्टिट्यूशन का भी, पार्लियामेंट का भी, और लोगों की। मैं तो आश्चर्यजनक हूं कि सडनली ऐसा समाज के हर वर्ग में क्या हुआ कि सब लोगों ने इसको स्वीकारा। इसका माने एहसास तो सबको था कि हम ये काम तेज आवाज उत्पन्न करके समाज में उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल में परेशानी होती है, बीमारों को हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही, जानते सब थे। लेकिन एक सार्थक और अच्छी पहल करने की थी कि एक लीडरशिप ऐसी आए जो सबसे पहले दिखाए जनता को कि हम अपने पे अंकुश रख सकते हैं। ठीक बात है। और वो अंकुश का सिलसिला जो आया, तो हर समझदार व्यक्ति ने, हर धर्म के लोग ने इसको स्वीकारा। इस चीज का सुखद एहसास आज हर नागरिक को है, छोटा या बड़ा, विचारक या एक आम मजदूर, कि यार ऐसा क्या जादू हो गया कि हम सब करीब आ गए। एक माइक्रोफोन के बंद करने से ये गंगा जमुना हो गई, ये संगम बन गया। तो ये माहौल है आज तो ये का। आप इस बात की तो सलाह देते ही हैं कि अगर हम प्रातः सुमधुर संगीत, भजन, कीर्तन एक अपने घरों में सुने तो ये हमको कर्णप्रिय भी लगेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जितने भी गीत हैं धर्मों के हैं जो हमको अच्छी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, ऐसे उपदेश विचारकों के जो विभिन्न फोरम पे आते हैं, इस तकरीरें, ये सब हमारे मन को जोड़ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। ये हमारे मन के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स पैदा करते हैं, जो हमारे मन को दिन भर खुश रहते हैं। अच्छा, गानों में भी दो प्रकार के होते हैं। आजकल जो एक गाने चले हैं तो भगवान मालिक है, और जो पहले गाने चलते थे, फिल्मी गानों में बात कर रहा हूँ, कितने प्रिय थे। आज भी लोग सुबह सुबह पुराने गानों को सुनने के ललायत रहते हैं और उनमें उनको बड़ा मजा आता है। जी जी। अब ये है कि संगीत के जितने भी प्रकार हैं जी, और कुछ जो पॉपुलर म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, जिसको टीवी ने, सिनेमा ने बहुत प्रचलित, हिंदी सिनेमा ने और वर्ल्ड सिनेमा ने एक्चुअली उसको प्रचलित किया पॉपुलर म्यूजिक में। तो पॉपुलर म्यूजिक थोड़ी सी देर के लिए हमारे को इनर्जाइज करता है। अब इनर्जाइज करता है तो क्या होता है कि अलग अलग साइकोलॉजी के लोग होते हैं। कुछ लोग उस म्यूजिक को कुछ दिनों के लिए वो अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद उसको पूछते नहीं, तभी तो उसको पॉपुलर म्यूज करते हैं कि ये आज के लिए पॉपुलर है, कल के लिए नहीं रहेगी। उसमें वर्डों अल्फाजों की तुकबंदी होती है, उनकी म्यूजिक भी शोर शराबे वाले बैकग्राउंड से होती है, तो थोड़ी देर के लिए आपको खुश कर सकती है, परंतु वो परमानेंट उसका इम्पैक्ट नहीं होता। पर अच्छा संगीत टाइम इमॉर्टल होता है,
वो हर समय आपको, और पुराने गीतों में क्योंकि सुर लय ताल और अच्छी गायकी और अच्छे अल्फाज होते थे जो लोगों को प्रेरित करते थे, वो आज भी अटल है, लोगों को अच्छे लगते हैं। और जो पॉपुलर गाना है, कभी सुना, कभी उस क्षण को बर्दाश्त कर लिया, शादी ब्याह के मौके पे शोर शराबे वाले कुछ टाइम होते हैं तो उसमें वो चल जाता है, लेकिन वो परमानेंट हमारे ब्रेन की मेमोरी में नहीं जाते हैं। ठीक बात। डॉक्टर साहब, हमको जरा एक और सलाह दीजिए कि लाउड स्पीकर बंद हो गए, शोर कम हो गया, ये एक अच्छी शुरुआत हो गई, लेकिन अब सरकार को क्या करना चाहिए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के? हालांकि हमारे यहाँ एक्ट भी है, नियम भी है, लेकिन व्यवहारिक आप पक्ष क्या चाहते हैं? सरकार अगर आपसे कल पूछे कि बताइए हमने तो लाउड स्पीकर बंद कर दिया, हमने एक बहुत बड़ी समस्या कर दिया, आप भी कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये कि आगे अब क्या किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, जनता की सार्थकता और जनता का इनिशिएटिव सरकार के इनिशिएटिव से हमेशा ज्यादा होता है। अगर आज इस पूरे किस्से को देखें जो इस समय देश में हुआ, प्रदेश में खासकर, कि कानून तो पहले से भी था, वही मैं कह रहा हूं। तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने कहा, सब हर बार अवहेलना हुई। उल्टा जब भी ऐसा कानून आया, वर्गों में आपस में कंपटीशन हो गया, जोर से जोर तेज आवाज पैदा करने का एक दूसरे के प्रति, और उससे कॉन्फ्लिक्ट की वैचारिकता उत्पन्न हुई, क्योंकि इस केस में शासक ने स्वयं अपने पे अंकुश किया। जनता समझ रही थी बात को, और तारीफ हमेशा जनता की ही होगी, समस्त धर्मों के लीडर्स और वर्गों की होगी कि उन्होंने सडनली इस मौके को सीज कर दिया। इसका माने मैं बताऊं, ये एक साइकोलॉजी होती कि इंसान, हर इंसान, वो किसी धर्म का हो, अंदर से बहुत अच्छा होता है, उसके विचार बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ हमको एक डायरेक्शन देने वाली लीडरशिप हो, वो लीडरशिप जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो रिलीजियस लीडरशिप हो सकती है, सोशल लीडरशिप हो सकती है, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप होती है। ऐसी लीडरशिप जिसका सम्मान करें और वो खुद अपने एक्शंस के द्वारा दिखाएं कि ये काम करूंगा मैं, आप लोग भी फॉलो करिए। पहले पर उपदेशक वाले आदेश आते थे कि सरकार आदेशित करती है कि माइक्रोफोन की आवाज कम करिए, स्पीकर की आवाज, कोई नहीं सुनता था। और हमारे यहाँ सरकारों का सम्मान और कंट्रोल इसी वजह से हुआ कि वो आदेशित तो करते थे, लेकिन वो खुद मन से अपने आदेशों को आत्मसात नहीं करते थे। तो सडनली सरकार ने आत्मसात किया, और तारीफ तो हमेशा विभिन्न वर्गों की करनी पड़ेगी। और इस तो पूरे के देश में जब इसमें मेरे से मुझे मेरा अगर ओपिनियन इम्पार्शियल ओपिनियन, मैं मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समाज की बहुत तारीफ करूंगा कि एक देश में कहीं कहीं उस्कावे वाला माहौल भी चल रहा था, उस सब से बीच में उन्होंने आके अपने पूजा स्थल से स्पीकर्स को हटाना, आप नहीं जानते कि उन्होंने कितना बड़ी दरिया दिल दिखाई है। और स्वाभाविकता से हिंदू धर्म संगठन ने उसका सम्मान किया और अपने यहाँ पे किया। तो मेरा ये एक जो चीज डेवलप हुई है। मेरा सवाल केवल ये कि अब सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे भी आप बहुत बात कर रहे थे कि वो हाईवेज पे ट्रक चलते हैं, उनके अगल बगल वाले हैं, ये है, या लाउड स्पीकर बंद हो गया है, इसके बाद भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आपका क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले ट्रैफिक को व्यवस्थित करें जी। ट्रैफिक के शोर से सारी बीमारियां होती हैं। जैसे सड़क, जो ऐसी सड़कें, ऐसे बाजार जहां पे लोग ऊपर रहते हैं, नीचे 24 घंटे मार्केट चलता है या हैवी व्हीकल चलते हैं, वहां पे लोग बीमार रहते हैं तेज आवाज की वजह से, जैसे मैंने पूर्व में बताया। तो सबसे पहले सरकार को अब अगर इनिशिएटिव लेना है, और लोग सरकार के पॉजिटिव इनिशिएटिव को एक्सेप्ट करने का मादा रखते हैं और खुशी खुशी से, तो सरकार को इसको ट्रैफिक को कंट्रोल करना होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं
सरकार की हमेशा मंशा रही है ट्रैफिक कंट्रोल हो। इसके लिए टाइम टू टाइम पॉलिटिशियन प्रयास करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणों से संभवतः वेस्टेड इंटरेस्ट जो लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं वो लोग व्यवस्था को वैसे ही कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। हम लोग को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, उनमें बड़ा पैसा खर्च होता है, कैमरास लगते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, कभी काम नहीं करते। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो वो व्यवस्था जो जिनकी जिम्मेदारी है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उनका कुछ इंटरेस्ट है कि ट्रैफिक हेफाजत रहे। ठीक। और इस चीज को समझना होगा कि आज हम फील करते हैं प्रदेश में, देश में राजनीतिक इच्छा का अभाव नहीं है, लेकिन किन कारणों से समझते हम आप जनता सब है कि ट्रैफिक हेफाजत क्यों रहता है। ठीक बात आपने बहुत अच्छी मैं बात। देखता हूं कि डिवाइडर है, हर बार ऐसी तरीके से बनाया जाएगा कि ट्रैफिक के लिए असुविधा हो जाए। इंजीनियरिंग नहीं कि उसकी सोच समझदारी क्यों नहीं है। ट्रैफिक जितना हेफाजत रहेगा संभवतः उसको। ठीक। दूसरा जिसमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, एनक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक जो है शोर ज्यादा उत्पन्न करता है। एनक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक की स्पीड हुई है कम, जैसे कि साइकिल ट्रैक है, पैदल ट्रैक है, इस पे एनक्रोचमेंट हुआ है, स्कूटर ट्रैक है, लिहाजा सब मेन स्ट्रीट में चलते, और क्योंकि उसमें गति कम होती, लोग हॉर्न बजाते हैं, तो हॉर्न को तो बहुत ही तेज से तेज हॉर्न की गाड़ियां आने लग गई, क्योंकि कम हॉर्न तेज। जिस तरीके से माइक्रोफोन को कम किया है, कारों के हॉर्न को भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कम किया जाए। आज आप देखिए बड़ी गाड़ियों के हॉर्न कितने तेज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और छोटी गाड़ी की हॉर्न क्यों? छोटी गाड़ी में आदमी कम हॉर्न की आवाज होती तब भी ट्रैफिक में रास्ता खाली करता, और तेज आवाज जब हम जाते हैं उसमें भी आवाज हटता है। तो हम क्यों न कम आवाज के हॉर्न बनाए, वहां पे सरकार को इनिशिएटिव लेना। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत अच्छे ढंग से और इतने विस्तार से, इतने व्यवहारिक ढंग से आपने बात की। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब डॉक्टर साहब के अनुसार बारी है ट्रैफिक मैनेजमेंट की, इसको सुधारिए। बड़े बड़े जो वाहन है उनमें जो हॉर्न बड़े बड़े लगा दिए गए, अब उनको सुधारिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने परिवार का शोर कम कीजिए, तेजी से मत बोलिए, टीवी को तेज मत चलाइए, जो आपके जो उपयोग में उपकरण आते हैं उनकी आवाज को कम कीजिए। अब बारी इसकी है और इससे बहुत राहत मिलेगी। और जैसा डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे, एक नया माहौल सद्भाव का, एक दूसरे को समझने का, ऐसे वक्त में जब उकसाने की बात हो रही हो, बना है। इसके लिए जो भी इसमें आहुति दे रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।